हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के यहाँ पर टेस्ट सीरीज की। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की होने वाली है, जिसमें हम टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे। टेस्ट नंबर जो 3 है हमारा आज का साइंस का होने वाला है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित टेस्ट की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 टेस्ट सीरीज हम और लगा चुके हैं। आपकी हिस्ट्री की भी लग चुकी है और आपकी ज्योग्राफी की लग चुकी है। बाकी इस चैनल पर हम संस्कृति आईएएस की भी लगा रहे हैं। आप शायद आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एआई संचालित स्वायत्त उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो एआई से संचालित स्वायत्त उपग्रह है, मतलब कि एआई से पावर्ड है, ऑटोनोमस सैटेलाइट है, उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यह जो उपग्रह है निगरानी एवं मरम्मत कार्यों के लिए निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की इसमें होती है आवश्यकता नहीं, मतलब कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के यह निगरानी और मरम्मत जैसे कार्यों को कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इन उपग्रहों का उद्देश्य भूस्थैतिक भूमध्य रेखीय कक्षा और निम्न पृथ्वी कक्षा, मतलब कि जियो सिंक्रोनस आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में दोनों में बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली के लिए स्थापित यहाँ पर किया जा सकता है। तो हम कहेंगे भाई ये भी सही है, क्योंकि इसको जो है जीईओ भूस्थैतिक भूमध्य रेखीय कक्षा में भी और निम्न पृथ्वी कक्षा में दोनों ही जगह इसको स्थापित किया जा सकता है और एआई से संचालित है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के यह कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन रहेंगे डी वाला। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही है। एआई से लैस उपग्रह अंतरिक्ष में डेटा का विश्लेषण भी कर सकते हैं। क्या होता है, जो डेटा होता है उस डेटा का विश्लेषण भी कर सकते हैं और अनावश्यक जानकारी को हटाकर केवल और केवल ऑथेंटिक जानकारी है कि कह सकते हो केवल और केवल आवश्यक जानकारी को पृथ्वी तक जो है पहुंचा सकते हैं, पृथ्वी तक भेज सकते हैं। तो इसके लिए भी एआई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, एसएसआई मंत्र क्या है? अब ये एसएसआई मंत्र क्या है, ये कौन सी बला है? तो हम कहेंगे एक स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है। क्या है? स्वदेशी सर्जिकल और रोबोटिक प्रणाली है, जैसे हम एसएसआई मंत्र के रूप में समझ रहे हैं। और जो यह है भारत की पहली स्वदेशी रूप से है, भारत की पहली और कैसी है, स्वदेशी रूप से विकसित है सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली, जिसका एसएस इनोवेशन के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, गलत है। इनमें से कौन सा गलत है? बात करें डच की बात किया तो आईईडी निष्क्रिय करने और सीढ़ियों चढ़ने वाले डिफेंस रोबोट के लिए जाना जाता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये तो सही है। दूसरा है व्योममित्र इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित ह्यूमनाइड रोबोट है। कैसा है? ह्यूमन की तरह रोबोट है। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। मानव भारत का पहला इंटरएक्टिव क्षमताओं वाला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड है। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। और रोबोकॉम क्या है? रोबोकॉप की बात किया है। रोबोकॉप क्या है? वेयर हाउस संचालन के लिए डिजाइन किया गया औद्योगिक रोबोट। नहीं, गलत है। यह औद्योगिक वेयर हाउस संचालन के लिए रोबोट नहीं है, बल्कि हैदराबाद कंपनी ने इसको बनाया है। हैदराबाद की कंपनी है एचबॉट्स रोबोट। क्या है? एचबॉट्स रोबोट्स के द्वारा इसको जो है विकसित यहां पर किया गया है, ताकि जन सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बम डिटेक्शन जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में इसका जो है सहायता कर सकते हैं। तो किसके लिए है? एक तरीके से बम यहां पर क्या है, बम डिटेक्शन के लिए। क्या है? बम डिटेक्शन के लिए है और जन सुरक्षा के लिए है, मानव की सुरक्षा के लिए एक तरीके से। तो हम कहेंगे यहां पर क्या है, रोबोकॉप यहां पर बम या जन सुरक्षा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों में सहायता प्रदान कर सके, इसके लिए जो है आपका ये रोबोकॉप बनाया गया है। तो बाकी के ऊपर के डच, व्योममित्र और मानव जो है आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक औद्योगिक रोबोट स्थापना में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक औद्योगिक रोबोट स्थापना में कह रहा है कि भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की जो रैंक हम कहेंगे भारत की 7वीं रैंक है। किसमें? वर्ल्ड रोबोटिक रिपोर्ट में भारत की रैंक जो है 7वीं है। अच्छा, एक चीज और रखना है, इससे पहले और भी देश हैं, जैसे चीन, जापान, जर्मनी, ये अग्रणी देश हैं, मतलब कि ये हाईएस्ट देश हैं। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन आईईएसए के अनुसार 2024 में भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग का अनुमानित बाजार मूल्य कितना है? तो भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग का जो अनुमानित मूल्य बाजार की बात करें कितना है, तो हम बोलेंगे यूएसडी में है 52 बिलियन। कितना है? आपके डॉलर में है 52 बिलियन डॉलर आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एशियन के अनुसार 2024 का भारत का उद्योग है। किसका? सेमीकंडक्टर का उद्योग है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जेबर में डिस्प्ले ड्राइवर चिप यूनिट स्थापित करने के लिए स्वीकृत उद्यम किन कंपनियों का है? तो यहां पर 2 कंपनियों का है और जेबर में मतलब कि नोएडा में स्थापित हो रहा है, आप सभी को पता है, और यहां पर डिस्प्ले ड्राइवर चिप का यूनिट का जो है स्थापित की जा रहा है। तो यहां पर ज्वाइंट रूप से कौन सी किन कंपनियों के बीच में हुआ रहा है? तो हम कहेंगे HCL के बीच में हो रहा है और फॉक्सकॉन के बीच में हो रहा है। HCL और फॉक्सकॉन इन दोनों कंपनियां जो है आपकी जेबर में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को यहां पर क्या कर रही है? लगा रही है। अब ये किस चिप का जो प्रयोग है किस लिए किया जाएगा? तो हम कहेंगे इस चिप का प्रयोग जो है आपके लैपटॉप में किया जाएगा। कहां पर? लैपटॉप में किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? फोन में किया जाएगा। और किया जाए तो ऑटोमोबाइल में किया जाएगा, ऑटोमोबाइल में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑटोमोबाइल के पर्सनल कंप्यूटर पीसी में भी किया जाएगा। तो प्रमुख क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, वहां पर इस चीज का क्या होता है आपका HCL और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यहां पर चिप का जो है निर्माण कर रही है। भारत में व्यावसायिक कृषि के लिए कौन सी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है? तो आनुवंशिक रूप से, है ना, अनुवादित रूप का मतलब है आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड जो है फसल को भारत में व्यावसायिक रूप से कौन सी फसल को यहां पर अनुमोदन मिल चुका है? हम कहेंगे बीटी कपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी कपास को जीएम फसल के रूप में क्या मिल गया है? आपको दर्जा या अनुमानित या मिल चुका है, अनुमोदन मिल चुका है। क्रिस्पर-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में रिसेंटली आया भी था। क्रिस्पर-Cas9 तकनीक का जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है किस लिए किया जाता है? तो हम कहेंगे निष्पादित डीएनए संपादन के लिए। क्या है? प्राइसिंग डीएनए एडिटिंग के लिए। आप इतनी सी बात समझो, डीएनए एडिटिंग के लिए जो प्रयोग है आपका क्रिस्पर-Cas9 का प्रयोग किया जाता है। बाकी चीजें भूल जाओ, अगर कुछ याद नहीं रहा तो इतना तो याद रहेगा ही रहेगा। तरंग का आवर्तकाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तरंग का आवर्तकाल की बात कर रहा है तो हम कहेंगे एक पूर्ण कंपन या चक्र में लगा समय को दर्शाता है। एक पूर्ण कंपन या चक्र में लगे समय को दर्शाता है। सामान्य परिस्थितियों में पदार्थ की कौन सी अवस्था का घनत्व लगभग स्थिर रहता है? तो सामान्य एक तरीके से आपकी नॉर्मल कंडीशन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था का जो घनत्व है स्थिर रहता है? तो हम कहेंगे द्रव का। इसका द्रव का जो है लिक्विड का, द्रव मतलब लिक्विड का जो है आपका अवस्था का जो है घनत्व जो है लगभग इस तरह रहता है अगर नॉर्मल कंडीशन से आपको देखने को मिल रही है। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक कोष के जीवों का अवलोकन एवं वर्णन किया है? तो एक कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने तालाब में जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक कोष के जीवों का अवलोकन वर्णन किया है? और कौन से वैज्ञानिक रहेंगे? हम कहेंगे एटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक रहेंगे। कौन रहेंगे? एटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है आपके तालाब में स्वतंत्र रूप से एक कोष के जीवों का इन्होंने वर्णन या आपका अध्ययन किया हुआ है। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज युक्त कोश का भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज युक्त कोश का भित्ति का प्राथमिक कार्य की बात करें, हम कहेंगे संरचनात्मक सामर्थ्य प्रदान करना है। क्या है? संरचनात्मक सामर्थ्य प्रदान करना है। इसका मतलब होता है कोश का भित्ति पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर स्थित एक कठोर बाहरी परत होती है और मुख्य रूप से सेल्यूलोज जो है बनी होती है और संरचनात्मक मजबूती और कठोरता प्रदान करती है, इसीलिए इसका संरचनात्मक रूप से इसका सामर्थ्य प्रदान करना होता है। अच्छा, आपको बता दूं कि हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो? तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, लिंक से भी कर सकते हो या प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो आप लोग यूपीएससी नेट नाम से, आपको वहां पर ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारे 3 कोर्स चल रहे हैं यूपीपीएससी के लिए। एक आपका चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिसमें आप 300 से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, वहां पर एक्सप्लेन और की पॉइंट मिलते हैं। दूसरा हमारा कोर्स चल रहा है जो बहुत पॉपुलर है, क्विक रिवीजन नोट्स। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। क्विक रिवीजन नोट्स में हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा हमारा चल रहा है करंट अफेयर्स का, जो करंट अफेयर्स का सेशन आपका परमानेंट चल रहा है, आरओ में भी चला था और यहां पर भी चलता रहेगा। तो ये सभी कोर्स आप ज्वाइन हमारे चैनल पर कर सकते हो। बाकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड आप हमारे टेलीग्राम या ऐप से भी कर लेना। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार करें, गुणसूत्र क्रोमोसोम केवल तभी जड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जब कोश का विभाजित होने वाली होती है। बिल्कुल करेक्ट है, जो गुणसूत्र होते हैं वही, ठीक है। जीन डीएनए के कार्यात्मक खंड होते हैं जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो भाई जीन गुणसूत्रों पर डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं जो माता पिता से संतानों के लक्षणों, विकास, कार्यप्रणाली, अनुवंशिकता का क्या करते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, ए वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डीएनए तो ट्रांसफर ही होते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशिष्ट आकार की सीमा क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशिष्ट आकार की सीमा की बात करें तो यहां पर हम कहेंगे 1 से 10
यूएम होती है, मतलब कि माइक्रोमीटर होती है। 1 से लेकर 10 जो है माइक्रोमीटर होती है। जो साइन है आपका माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोमीटर का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस कोशिका को आत्मघाती थैली मतलब कि सेल्फ डिस्ट्रॉय या सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? क्या सुसाइड बैग के रूप में किसे जाना जाता है? क्योंकि यह पाचक एंजाइमों का उपयोग करके कोशिका को स्वयं ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी है जिसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग 15 नंबर का कमेंट करके जरूर बताइएगा। एटीपी शब्द किसे निर्देशित करता है? ये आपके पिछली बार जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम जब हुआ था इसमें भी आया था। एटीपी शब्द जो है किसे संदर्भित करता है? तो हम कहेंगे एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। किसो? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जो है एटीपी शब्द जो है यहाँ पर संदर्भित करता है या निर्देशित करता है। किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? मतलब कि पावर हाउस, भाई पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। अब जब देखो, अब आपको मिल गया होगा वहां पर एक हिंट कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें आत्मघाती सुसाइड बैग नहीं होगा, है ना। तो कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? तो विचार करें, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। कैसा है? क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। करेक्ट है। ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं पादप कोशिकाओं में क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ जो होते हैं स्टार्च, तेल, प्रोटीन का ये क्या करते रहते हैं? संग्रहण करते रहते हैं, एक तरीके से हम कहेंगे स्टोर करते रहते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, हमारा ए वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं वैक्यूलोस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का जो प्रमुख कार्य होता है या वैक्यूओल्स का जो कार्य होता है क्या होता है? तो हम कहेंगे टर्गिडिटी प्रदान करना, आवश्यक पदार्थों का भंडारण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। देखो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम पढ़ा तो नहीं सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर टेस्ट लगवा सकते हैं आपको। तो टेस्ट हम आपको कवर करवा रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम 4 से 5 कोर्सों के टेस्ट यहाँ पर करवाएंगे। मेक आईएएस के करवा देंगे, है ना, आपको जीएस वर्ल्ड के करवा देंगे, संस्कृति आईएएस के करवा देंगे, चल ही रहे हैं, है ना, और आपकी दृष्टि के करवा देंगे, और दृष्टि के बाद आपके ध्येय की भी करवा देंगे। किसके? ध्येय के करवा देंगे। तो इतनी कोचिंगों के आपको जो है हम टेस्ट यहाँ पर करवा देंगे, इसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो। बाकी आपको पढ़ना अब है, अब कैसे पढ़ना है ये चीज तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि कोश का विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं, समसूत्रण माइटोसिस कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट है। माइटोसिस में एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत है, केवल पहला वाला सही है, किंतु आर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? मान लो कोई चीज ठोस है, कैसी है? मान लो अगर कोई चीज ठोस है और ठोस से परिवर्तन होकर ये गैस में बदल जाती है। किसमें? गैस में बदल जाती है, तो उसको क्या कहलाएंगे? उसको हम उद्दीपन कहलाएंगे। क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर हम उद्रपातन कहलाते हैं। उद्रपातन जो है कहलाते हैं, सबलिमिनेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबलिमेशन जो है आपके ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था के बदलने को हम उद्रपातन या सबलिमेशन कहलाते हैं। निसार किसकी संयुक्त पहल है? भाई निसार आपने नाम सुना होगा, किसकी संयुक्त पहल है? ये निसार जो है आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना, इसकी जो है आपकी भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि अगर एजेंसी की बात की है तो इसरो प्लस नासा की संयुक्त पहल है। इसरो और नासा की संयुक्त पहल है जिसे हम निसार कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राशि है और मात्रक इकाई है। तापमान की बात किया है तो हम के से निर्दिष्ट करते हैं, भार से बात की जाए एन से निर्दिष्ट करते हैं, द्रव्यमान की बात की है किलो से निर्दिष्ट करते हैं, और आयतन की बात की है वर्ग मीटर या घन मीटर से निर्दिष्ट करते हैं। के का मतलब होता है केल्विन। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा, के का मतलब होता है केल्विन, तापमान का केल्विन। भार का क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? भार का न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और अही बात अगर की जाए आयतन का क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे घन मीटर। क्या हो जाएगा? घन मीटर, जिसे हम वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? डी वाला करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही है।
चाहिए। मास बात करते हैं बिलियन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बिलियन के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। बिलियन जो होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। बिलियन में विलय कणों को निस्यंदन की प्रक्रिया जो होती है मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। क्या ये सही है? बिलियन में विलय कणों को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो पृथक्करण क्या किया जा सकता है? तो यहां पर ऑप्शन रहेगा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह प्रदर्शित होता है कि बिलियन स्थिर है। कैसा होता है? बिलियन जो होता है वो स्थिर होता है। तो हमारा ऑप्शन यहां पर कौन सा ही सही रहेगा? पहला वाला ही सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का गुण नहीं है? यहां पर निलंबन का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है अगर हम बात करें तो निलंबन में विलय का गण नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। क्या ये सही है? तो भाई साहब याद रखना है निलंबन विषमांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं निलंबन? विषमांगी मिश्रण होते हैं। निलंबन कण प्रकाश की कण को प्रकीर्ण करते हैं। विलय कणों को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। और यहां पर जो बी वाला ऑप्शन आपका गलत लिखा है वही ऑप्शन आपका जो गलत है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोलाइड के प्रकार हैं उदाहरण है। क्या है? कोलाइड के प्रकार है और उदाहरण है, इनको मिलाना है। जैसे एरोसोल गैस में तरल, इमल्सन तरल में तरल, फोम तरल में गैस और ठोस सॉल्ट ठोस में ठोस। अगर यहां पर हम बात करें, क्या बात करना है? अगर हम बात करें एरोसोल, तो एरोसोल को हम कोहरा एवं धुंध से मिलाएंगे। कोहरा कुहासा जिसे धुंध कहते हैं, है ना। दूसरा है इमल्सन तरल में तरल दूध फेस क्रीम को मिलाएंगे, ये भी ठीक है। फॉर्म को शेविंग क्रीम में मिलाएंगे, वो भी ठीक है। ठोस शॉल की बात किया तो रंगीन रतन और दूध या कांच में। मतलब कि इन चीजों का प्रयोग, कोलाइड का प्रयोग जो है कहां पर करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा। 1 2 3 यहां पर सारे ऑप्शन जो है सही मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु के सामान्य गुण है? धातु के सामान्य गुण इनमें से कौन से हैं? अन्य, ये तन्य और आघात वर्ध होते हैं। कैसे होते हैं? तन्य एवं आघात वर्ध होते हैं। तो हम कहेंगे करेक्ट है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, बिल्कुल सही है। चमकीली होते हैं और प्रतिध्वनि पूर्ण भी होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके धातु के सामान्य गुण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु का उदाहरण नहीं है? अधातु का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन अधातु का उदाहरण है, आयोडीन भी आपका धातु का उदाहरण है, क्लोरीन भी है। पोटेशियम की बात क्या है? पोटेशियम आपके अधातु का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है सही है। विचार करें, मिश्रण को सरल भौतिक तरीकों से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिकों को पृथक करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है? मिश्रण को जो है सरल भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिकों को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। यौगिक में हमेशा घटक तत्व गुण बने होते हैं। भाई साहब हमेशा बने होते हैं क्या? नहीं, पूरी तरह से अलग होते हैं। ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? विषमांगी मिश्रण का यहां पर उदाहरण कौन सा नहीं है? सोडियम क्लोराइड लोहे की छीलन उदाहरण है, नमक सल्फर ये भी उदाहरण है, तेल और जल ये भी उदाहरण है। जल में घुली चीनी आपका ये उदाहरण विषमांगी मिश्रण का नहीं होता है। चीनी के कण आणविक स्तर पर सामान्य रूप से वितरित होते हैं और उन्हें अलग से नहीं देखा जा सकता है। तो हम कहेंगे जल में घुली चीनी आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, जबकि ए बी सी आपके उदाहरण है। स्काई रूट का विक्रम एस क्या है? भाई स्काई रूट का जो विक्रम एस है वो है क्या है? हम कहेंगे भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है। क्या है? भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है। जड़त्व का नियम शब्द से क्या तात्पर्य है? भाई जड़त्व का नियम शब्द से पूछ रहा है, क्या तात्पर्य होगा? हम कहेंगे कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में अथवा एक समान गति में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसे जड़त्व के नियम के अंतर्गत हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बंदूक से चलाई गई गोली जैसे छोटी वस्तु भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, एक उदाहरण है। बंदूक से चलाई गई गोली जैसे छोटी वस्तु भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, एक उदाहरण क्या है? तो हम कहेंगे न्यूटन गति का दूसरा नियम है। कौन सा न्यूटन गति का? न्यूटन गति के दूसरे नियम के अंतर्गत जो है आती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक की बात किया तो किलोग्राम ms की पावर 1 है, मतलब कि संवेग p है ना, और यहाँ पर द्रव्यमान m हो जाएगा और s आपका v आपका वेग हो जाएगा। तो एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन अब हालांकि कम आते हैं लेकिन फिर भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य न्यूटन की गति के तृतीय नियम का सटीक उदाहरण? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम ऊपर बताया, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का सटीक उदाहरण कौन सा है? हम कहेंगे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलते हुए आगे चलने वाला व्यक्ति जो होता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो अपने पैरों से पृथ्वी की सतह को पीछे की
की ओर धकेलता है। क्या करता है? पीछे की ओर धकेलता है। और पृथ्वी उन्हें एक समान और विपरीत बल से आगे बढ़ाती है, जिसके प्रभाव को क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम को कहते हैं। नेक्स्ट आता है, एक वस्तु 4s में 16 m और फिर 2s में 16 m की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है? तो हम कहेंगे 5.33 मीटर सेकंड वस्तु की औसत चाल है। अब ये थोड़ा सा गुणन भाग आप लोग कर लेना, अब इतना समय थोड़ा मेरे पास है भी नहीं, है ना। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त गिरावट फ्री कॉल में कहा जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त गिरावट फ्री फॉल में कहा जाता है, उसको क्या अर्थ होता है? वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या है? वस्तु का केवल क्या कर रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है कार्य कर रहा है, जिसे हम पृथ्वी की ओर मुक्त गिरावट या फ्री फॉल कहा जाता है। रेत पर लेटा हुआ व्यक्ति खड़े होने की तुलना में कम दाब क्यों अनुभव करता है? अगर रेत पर कोई व्यक्ति लेटा है और खड़े होने की तुलना में जो कम दाब है क्यों अनुभव करेगा? तो हम कहेंगे जो कम दाब है, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। क्या है? संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब जो है स्वाभाविक सी बात है कम हो जाता है, इसलिए जो है खड़े होने की तुलना में कम दाब का अनुभव या एक्सपीरियंस जो है करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है तो वह अनुभव करती है। किस चीज का अनुभव करती है? आर्किमिडीज कहता है कि उस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी हुई हो तो विस्थापित तरल के भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल जो है वो क्या करती है? अनुभव करती है। विस्थापित तरल के भार के बराबर ऊपर की ओर जो है एक बल को उत्पन्न या अनुभव करती है। कौन सी सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कुछ राशि हैं, वो सदिश राशि का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो हम बोलेंगे वेग उदाहरण है, बल भी उदाहरण है, संवेग भी उदाहरण है, लेकिन कार्य उदाहरण सदिश राशि का नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका सी वाला गलत है। अमीबा को निम्नलिखित में से किस जैविक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो अमीबा को बात कर रहा है कौन सी जैविक जगत के अंतर्गत, बायोलॉजिकल किंगडम्स के अंतर्गत क्या किया जाएगा? वर्गीकृत किया जाएगा। तो हम बोलेंगे प्रोस्टेस्टा। कौन सा? यहां पर गलत लिखा है क्या? नहीं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है अमीबा को जैविक जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है अमीबा को देखा जाता है या रखा जाता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? तत्व है और प्रतीक है, कौन सा तत्व किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है? जैसे हम बात करें ब्रोमीन को हम क्या कहते हैं? बी नहीं कहेंगे, बी आर कहेंगे। चांदी की बात किया तो एजी कहते हैं, बोरॉन की बात किया तो बी कहते हैं, और पोटेशियम में के कहते हैं। ऑप्शन हमारा जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी सिंबल आते हैं, वो सिंबल आपको थोड़ा बहुत याद रखने होते हैं। तत्व है परमाणु द्रव्यमान है, कौन सा तत्व में कौन सा परमाणु द्रव्यमान होता है? ऑक्सीजन की बात की है, ऑक्सीजन में 16, कार्बन की बात किया है तो 12, सोडियम की बात किया है तो 23, कैल्शियम की बात किया है तो 40। तो ये जो आपके एटॉमिक मास है, क्या है? एटॉमिक मास है ये, है ना, और ये आपके तत्व हैं। ऑप्शन हमारा जो ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रही रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? हम कहेंगे CaOH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH2 आपका हो जाएगा। तत्व है परमाणुकता बाद है, क्या है? तत्व है परमाणुकता है, इनमें से कौन सा तत्व किस परमाणुकता से मिला हुआ है? जैसे हम बात करें यहाँ पर आपके ऑर्गन कैसा है? एक परमाणु परक है। क्या है? एक परमाणुक है। फास्फोरस की बात किया है, फास्फोरस जो है आपका चतुष्परमाणुक है। सल्फर की बात किया है, सल्फर आपका बहुपरमाणुक है, और ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक है। ऑप्शन जो कौन सा रहेगा? ऑप्शन हम कहेंगे यहाँ पर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको याद ही करना होता है, रटना होता है एक तरीके से, तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद करने की कोशिश करो। आयन और प्रतीक के बारे में करेंगे, कौन सा आयन किस प्रतीक से संबंधित है? तो बात करें अमोनिया जो है आपका, एक मिनट, ठीक है, जो आयन और प्रतीक के बारे में, जो अमोनिया है आपका, क्या है? जो अमोनिया है आपका, अमोनिया की अगर बात करें हम, तो अमोनिया आपका NH4 से, ठीक है, NH4+। और यहां पर कार्बोनेट की बात किया है, कार्बोनेट जो है आपका यहां पर आपका CO3 की पावर 2-। फास्फेट की बात किया है तो फास्फेट की अगर बात करें तो PO4 की घात 3-, और सल्फेट की बात किया तो SO4 की घात 2-। हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा बहुत ये मुझे थोड़ा कम ही आता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना, झूठ वगैरह बोलता नहीं हूँ, जो है वो सही बात है। चलिए
कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, समस्थानिकों के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। समस्थानिकों के बारे में, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, जो समस्थानिक होंगे एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनकी परमाणुओं की संख्या मतलब कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर जो है उनके द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो हम कहेंगे पहला वाला करेक्ट है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम ऑक्सीजन के समस्थानिक है। भाई साहब प्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम सभी में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है और यह ऑक्सीजन के समस्थानिक नहीं होते बल्कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हम कहेंगे दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या संदर्भित करती है। किसी तत्व में परमाणु संख्या किस चीज को संदर्भित करेगी? हम कहेंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को बताती है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को संदर्भित करती है। पादप बाहा त्वची उत्तक क्या है? पादप बाहा त्वची उत्तक के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पादप बाहा त्वची उत्तक के बारे में कौन सा करेक्ट है? बाहा त्वची कोशिकाएं गैस विनिमय के लिए अंतर कोश के स्थानों की सतत परत होती है। क्या ये सही है? भाई सब गलत है, क्योंकि अंतर कोश के स्थानों के बिना एक सतत परत बनाती है जो उनके सुरक्षात्मक कार्य के रूप में कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। पत्ती बाहा त्वचा में पाए जाने वाले रंध्र जो होते हैं बाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय दोनों में भाग लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो जो पत्ती बाहा त्वचा में होती है वो रंध्र का भी और बाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय तीनों में ही कार्य करेंगे। हम कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और आप लोग इतना तो हेल्प कर ही सकते हो, है ना। बाकी हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नेट आ चुका है ऐप, जिसमें आपको मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज हो गया, क्विक रिवीजन कोर्स हो गया, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यूपी पैट का भी एग्जाम दे रहे होंगे और पढ़ नहीं पा रहे होंगे उसका, क्यों? पीसीएससी के पीछे। तो यूपी पैट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, हमने टेस्ट सीरीज बना दी है, ऐप पर ही है अवेलेबल, ऐप से आप टेस्ट सीरीज जो है लगा सकते हो। अब विकथन और कारण, इनमें से कौन सा विकथन कारण जो है फ्लोएम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है? क्या ये सही है? भाई साहब फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाने की जिम्मेदारी लेता है, तो जल को नहीं, यह भोजन के लिए है। किसके लिए? भोजन के लिए है फ्लोएम, ना कि आपके जल के लिए। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित हैं। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पर कारण सही है। तो हम कहेंगे किंतु आर वाला सही है, लेकिन ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा ऊतक जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक परत बनाता है? ऐसा कौन सा टिश्यूज है जो जंतु शरीर में आवरण या फिर सुरक्षात्मक परत के रूप में बनाता है? तो हम कहेंगे उपकला ऊतक है। कौन था? उपकला ऊतक जो है आपके जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य बनाता है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में कौन सा तंत्र का ऊतक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? मानव शरीर की क्रिया विज्ञान के संदर्भ में कौन सा तंत्र का ऊतक है जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य करता है और मानव के नर्वस टिश्यू के रूप में? हम कहेंगे न्यूरॉन। कैसे? न्यूरॉन कहेंगे, जो न्यूरॉन होता है मानव शरीर में तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस टिश्यूज होते हैं, वो फंक्शन एवं स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। न्यूरॉन के कार्य में डेंड्राइट्स मुख्य भूमिका क्या है? तो न्यूरॉन के कार्य में डेंड्राइट्स की मुख्य कार्य की बात किया क्या होती है? तो हम कहेंगे आने वाले संकेतों को प्राप्त करना और उन्हें कोशिका काय की ओर ले जाने को, इसे हम डेंड्राइट्स में जानते हैं न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम के रूप में। नेक्स्ट, मोनिरा जगत में जीवों का कौन सा लक्षण सही रूप में वर्णित है? मोनिरा जगत में जीवों का कौन सा लक्षण सही रूप से वर्णित करता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, जिनमें परवासित केंद्रक कोशिकाओं का अभाव होता है, उसे हम मोनिरा जगत में जीवों के लिए सही लक्षण के वर्णन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण नहीं है? प्रोटिस्टा जगत का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो हम कहेंगे डाइटम उदाहरण है, एक कोष की शैवाल भी उदाहरण है, प्रोटोजोआ भी उदाहरण है। ईस्ट आपका प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण नहीं होता है, ईस्ट जो है आपका प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण जो है नहीं होता है, आपको यहां रखना है, सी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से जैविक वर्गीकरण का उच्चतम से निम्नतम सही पाठ्यक्रम क्या है? तो जैविक वर्गीकरण है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि हाई से लो की ओर, यहां पर कौन सा पदक्रम सही होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो पदक्रम है जगत के बाद आपका क्या आएगा? संघ आएगा, वर्ग आएगा, गण आएगा, कुल आएगा, वंश आएगा, फिर जाति आएगी। तो हम बात करें तो किंगडम, यहाँ पर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो विचार करें, कवक जो होते हैं परपोषी यूकेरियोटिक्स हैं जो अपना पोषण मृत जीवी या परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। करेक्ट है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है और कवक जो परपोषी यूकेरियोटिक्स और अपना पोषण जो है मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में प्राप्त यहाँ पर करते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा पादप समूह है जिसको पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाएगा? हम कहेंगे ब्रायोफाइटा। किसको? ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? जैसे टेरिडोफाइट्स लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बीज उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जो ट्रेफोफाइट्स होते हैं लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बीज उत्पन्न करते हैं। क्या ये सही है? भाई साहब ये गलत है। क्या है? गलत है। कारण है कि टेरिडोफाइट्स जो जल एवं पोषक तत्वों के शमन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए वाला गलत है किंतु आर वाला सही है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म को उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म को उदाहरण कौन सा है? तो हम कहेंगे साइकस। क्या होता है? साइकस को जिम्नोस्पर्म के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। आप पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से यहां पर बात करें एंजियोस्पर्म के संदर्भ में विचार करें, कौन सा सही है? एंजियोस्पर्म के बारे में विचार करना है। एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय से बने फलों के भीतर संलग्न होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ना। सभी एंजियोस्पर्म बिना किसी सुरक्षात्मक आवरण के बीज उत्पन्न अरे ये तो गलत हो गया। सभी कैसे? यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुरक्षात्मक आवरण के बीज उत्पन्न करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बीज अंडाशय से बने फलों के भीतर संलग्न होता है। तो ऑप्शन केवल यहाँ पर पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट होता है उदाहरण और जीव की बात करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें यूपलैक्टेला की बात करें तो ये आपके पॉलीफेरा से मिला देंगे। हाइड्रा की बात किया है सीलेटेरेटा से मिला देंगे। अगर हम लीवर फ्लूक की बात किया है तो प्लेटी हैमिल्टन से मिला देंगे। और एस्क्रिस की बात किया तो नेमाटोडा से मिला देंगे। आपको यहाँ पर जो है करेक्ट कर लेना, याद कर लेना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा जंतु है जो आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? हम कहेंगे मकड़ी। क्या है? मकड़ी आपकी जो है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित होती है। पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर किसी वस्तु का भार किसके सीधे समानुपाती होता है? पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर किसी वस्तु का भार जो है किसके सीधे समानुपाती होता है? तो हम बोलेंगे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके? द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्यों? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्यों? चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से कम है। क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से कम है। इसीलिए क्या होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व एवं जल के घनत्व का अनुपात होता है। करेक्ट है। सापेक्ष घनत्व का उपयोग किसी पदार्थ की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हम कहेंगे भी ठीक है। तो सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व एवं जल के घनत्व के अनुपात में है। करेक्ट है। सापेक्ष घनत्व का उपयोग किसी पदार्थ की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। आपके ऑप्शन दोनों ही सही यहाँ पर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? विचार करें, कार्य तभी कहा जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए अथवा बल की दिशा में विस्थापित हो। बिल्कुल करेक्ट है। कार्य तो तभी कहा जाएगा जब किसी वस्तु पर बल लगाया गया हो या बल की दिशा में विस्थापित हो। यदि कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है लेकिन दीवार नहीं हिलती है तो भी वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य हुआ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो केवल ऑप्शन डी वाला ही सही रहेगा। आपका पहला वाला ऑप्शन जो है सही रहेगा क्योंकि दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक जूल ऊर्जा की वह मात्रा जो आवश्यक होती है। एक जूल ऊर्जा की वह मात्रा जो आवश्यक होती है किससे? हम कहेंगे एक न्यूटन बल के द्वारा किसी वस्तु को मीटर विस्थापित करने के लिए हम कहेंगे आवश्यक होती है। किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता निर्धारित कर किससे होता है? किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता का जो निर्धारण है किससे होता है? तो हम कहेंगे आयाम से होता है। किससे होता है? आयाम से होता है। वर्ष 2024 में शूरबाला के उपन्यास कौन सा देश का वासी वेणु की डायरी हेतु प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2024 में शूरबाला के उपन्यास कौन देश के वासी को वेणु की डायरी के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है। कौन सा? व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट आता है, NHAI परियोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल राजमार्ग में कौन से दो शहरों की कनेक्टिविटी को रखा गया है? तो आपकी कनेक्टिविटी बाराबंकी और बहराइच, बाराबंकी BB क्या है? BB की आपकी कनेक्टिविटी को डिजिटल रूप से जो है रखा गया है। तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हो।
भारत के उन्नत अनुसंधान में सहायता के लिए अपना पहला डायबिटीज बायोबैंक कहां पर स्थापित किया? भारत ने उन्नत अनुसंधान में सहायता के लिए अपना पहला डायबिटीज बायोबैंक की बात की जाए तो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में स्थापित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, डेजर्ट नाइट वायु अभ्यास निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? तो डेजर्ट नाइट वायु अभ्यास के बारे में, यह जो अभ्यास है त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना की सहभागिता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत, फ्रांस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं है, भारत की है, फ्रांस की है और आपकी यूएई की है, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात की है। तो पहला वाला गलत हो गया। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल अरब सागर में इसका जो अभ्यास किया गया है। ऑप्शन हमारा केवल दूसरा वाला ही सही रहेगा, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट आता है कि किला उला ज्वालामुखी अपने नित्य उद्गार के लिए जाना जाता है, किस देश में स्थित है? किला उला ज्वालामुखी है अपने उद्गार के लिए अभी हाल ही में जाना गया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। कहां पर है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। अगर बात करें यूएसए में भी कहां पर है तो हवाई पर है। कहां पर? हवाई द्वीप पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में कभी कभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फंसा सकता है। तो आज हमने यहाँ पर साइंस के 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 76 से करेंगे और 76 से लेके 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सीरीज चल रही है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी हमसे मैसेज कर सकते हो। बाकी हमारे ऐप वगैरह को डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज या फिर आप लोग क्विक रिवीजन नाम से ज्वाइन जो है कोर्स को कर सकते हो। तो आज यही वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।